नमस्ते। आज के इस खास विश्लेषण में हम एक ऐसे टॉपिक पर बात करेंगे जो सीधे हमारी और आपकी जेब से जुड़ा है और जिसका असर हमारी पूरी इकोनॉमी पर पड़ता है। आज हम डिकोड करेंगे भारतीय रुपये और अमेरिकी डॉलर के बीच का वो ऐतिहासिक सफर जो अक्सर खबरों की हेडलाइंस में छाया रहता है। ये सिर्फ कुछ नंबर्स का खेल नहीं है, बल्कि इसमें इतिहास, अर्थशास्त्र और ग्लोबल पॉलिटिक्स की बहुत ही दिलचस्प कहानी छुपी है। तो चलिए बिना किसी देरी के इस मिस्ट्री को सुलझाते हैं कि आखिर डॉलर के सामने रुपया कैसे और क्यों रिएक्ट करता है। अब जरा इन नंबर्स पर गौर कीजिए। 1947 में जब देश आजाद हुआ तब $1 लगभग ₹1 के बराबर ही हुआ करता था। लेकिन आज की तस्वीर देखिए, $1 की कीमत 80 से 90 रुपए के बीच झूल रही है। ये अंतर देखकर कोई भी हैरान रह जाएगा। अब अक्सर लोग सोचते हैं कि क्या हम इतने सालों में सच में गरीब हो गए हैं, या फिर ये अमेरिकी डॉलर दुनिया भर में इतना पावरफुल हो गया है जिसे कोई छू भी नहीं सकता। इस गैप के पीछे क्या सच्चाई है, यही आज के हमारे इस पूरे एक्सप्लेनर का फोकस है। तो चलिए इस सफर की शुरुआत करते हैं 1947 से। उस वक्त की आर्थिक स्थिति आज से बिल्कुल अलग थी। आजादी के समय भारत के सिर पर कोई बड़ा विदेशी कर्ज नहीं था और सबसे बड़ी बात, हम बाकी दुनिया के साथ बहुत कम व्यापार करते थे। मतलब हम बाहर से कुछ खास खरीदते ही नहीं थे। अब अर्थशास्त्र का एक बड़ा ही सिंपल सा रूल है, अगर आप इंटरनेशनल मार्केट से कुछ खरीद ही नहीं रहे हैं तो आपको पेमेंट करने के लिए विदेशी मुद्रा यानी डॉलर की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। डॉलर की डिमांड लगभग ना के बराबर थी, इसलिए रुपए की वैल्यू काफी स्टेबल थी, जो किसी बड़े आर्थिक दबदबे की वजह से नहीं बल्कि लिमिटेड ट्रेड की वजह से थी। अब आगे बढ़ने से पहले बस एक सेकंड के लिए एक्सचेंज रेट को समझ लेते हैं। ये बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। जब हम कहते हैं कि हमें एक अमेरिकी डॉलर खरीदने के लिए 85 रुपीस खर्च करने पड़ रहे हैं, तो इसका सीधा सा मतलब है कि हमारी करेंसी डॉलर के सामने कमजोर है। आप इसे एक तराजू की तरह सोच सकते हैं, जिस पर दोनों देशों की इकोनॉमी और उनकी करेंसी की डिमांड को तौला जाता है। तो फिर इस तराजू में हमेशा डॉलर का ही पलड़ा क्यों भारी रहता है? आइए इसका दबदबा समझते हैं। देखिए, आज की तारीख में दुनिया का लगभग हर बड़ा व्यापार डॉलर में ही होता है। चाहे वो कच्चा तेल खरीदना हो, इंटरनेशनल मार्केट से सोना लेना हो, या फिर हमारे और आपके फोन में लगने वाली इलेक्ट्रॉनिक चिप्स हो, हर जगह पेमेंट डॉलर में ही चाहिए। अब आप खुद सोचिए, जब पूरी दुनिया लगातार हर दिन हर मिनट डॉलर्स की डिमांड कर रही है तो उसकी कीमत तो बाकी करेंसीज के मुकाबले ऊपर जाएगी ही ना। जहां इतनी ज्यादा डिमांड होगी वहां प्राइस हाई होना बिल्कुल तय है। अब आते हैं सबसे अहम सवाल पर, हमारा रुपया कमजोर क्यों होता है? इसके पीछे के सॉलिड रीजंस क्या हैं? सबसे पहला और सबसे बड़ा कारण है ट्रेड डेफिसिट, यानी व्यापार घाटा। होता क्या है कि हम बाहर के देशों से भारी मात्रा में कच्चा तेल, महंगी मशीनरी और इलेक्ट्रॉनिक्स इंपोर्ट करते हैं। हम दुनिया को सामान कम बेचते हैं, लेकिन दुनिया से खरीदते बहुत ज्यादा है। अब इस सामान का बिल चुकाने के लिए हमें करोड़ों डॉलर्स चाहिए होते हैं, तो हम डॉलर खरीदने के लिए अपने रुपए मार्केट में देते हैं। और जब किसी भी करेंसी की सप्लाई मार्केट में बहुत ज्यादा हो जाती है तो उसकी कीमत नेचुरली कम हो जाती है। यही वो साइकिल है जो घरेलू करेंसी को लगातार कमजोर करती है। एक और बहुत बड़ा फैक्टर है महंगाई, यानी इन्फ्लेशन। equitiesindia.com के डेटा के मुताबिक भारत में महंगाई की दर अमेरिका के मुकाबले अक्सर ज्यादा रहती है। इसका मतलब है कि हमारे देश में चीजों के दाम तेजी से बढ़ते हैं। जब ऐसा होता है तो समय के साथ हमारे रुपए की परचेजिंग पावर यानी खरीदने की ताकत कम होती जाती है, और यही घटती हुई ताकत इंटरनेशनल लेवल पर डॉलर के मुकाबले रुपए को धीरे धीरे नीचे की ओर खींच लेती है। अभी हमने जिन दो कारणों की बात की ना, ट्रेड डेफिसिट और महंगाई, इनकी वजह से करेंसी की वैल्यू में जो धीरे धीरे गिरावट आती है उसे ही अर्थशास्त्र में डेप्रिसिएशन कहते हैं। ये कोई अचानक से होने वाला क्रैश नहीं है, बल्कि मार्केट के फोर्सेस की वजह से होने वाली एक बहुत ही नेचुरल धीमी प्रोसेस है। और इसमें एक और बहुत ही इंटरेस्टिंग एंगल जुड़ता है फॉरेन इन्वेस्टमेंट का। जब हमारी इकोनॉमी तेजी से ग्रो कर रही होती है तो विदेशी निवेशक डॉलर्स लेकर भारत आते हैं। इससे हमारा रुपया मजबूत होता है। लेकिन जैसे ही कोई ग्लोबल क्राइसिस आता है या मार्केट में डर का माहौल बनता है तो यही इन्वेस्टर्स अपना पैसा तुरंत वापस निकाल लेते हैं। डॉलर्स की अचानक कमी हो जाती है और रुपया एकदम से गोते खाने लगता है। तो ये जो इन्वेस्टर्स का आना जाना है, ये रुपए की सेहत को बहुत गहराई से प्रभावित करता है। अब चलते हैं एक ऐसे साल की तरफ जिसने भारत के आर्थिक इतिहास को हमेशा के लिए बदल दिया, 1991।
उस संकट को समझने के लिए आपको फॉरेक्स रिजर्व्स को समझना होगा। इसे आप देश का एक ऐसा सेविंग अकाउंट मान लीजिए जहां इमरजेंसी के लिए डॉलर्स जैसी विदेशी करेंसी जमा रखी जाती हैं। 1991 में जो हुआ वो सच में बहुत खौफनाक था। हमारा ये सेविंग अकाउंट लगभग पूरी तरह से खाली हो चुका था। हमारे पास जरूरी तेल खरीदने के लिए भी सिर्फ कुछ ही हफ्तों का पैसा बचा था। उस वक्त की सिचुएशन कितनी क्रिटिकल थी, इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि विकिपीडिया और कई ऐतिहासिक डॉक्यूमेंट्स बताते हैं कि देश के इकोनॉमी को पूरी तरह से ठप होने से बचाने के लिए भारत को अपने रिजर्व बैंक का सोना तक विदेशों में गिरवी रखना पड़ा था। सोचिए, एक देश के लिए ये कितने दबाव वाली स्थिति रही होगी, और इसी भयंकर प्रेशर में आकर एक बहुत ही कड़ा फैसला लिया गया। और वो फैसला था एक्सचेंज रेट में एक बहुत बड़ा बदलाव। 1991 में जो डॉलर लगभग 17 रुपए के आसपास चल रहा था, उसकी कीमत को अचानक बढ़ाकर 25 रुपए कर दिया गया। ये रातों रात हुआ एक ऐसा बदलाव था जिसने पूरे देश को हैरान कर दिया था। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि ये कोई नॉर्मल मार्केट डिप्रिसिएशन नहीं था। जैसा कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के डॉक्यूमेंट साफ बताते हैं, ये एक डीवैल्यूएशन था। इसका सीधा सा मतलब ये है कि सरकार और सेंट्रल बैंक ने अपनी इकोनॉमी को बचाने के लिए खुद जानबूझकर डॉलर के मुकाबले अपनी करेंसी की वैल्यू कम कर दी थी। ये एक तरह का रणनीतिक बचाव था, कोई एक्सीडेंट नहीं। तो अब सवाल आता है, क्या रुपए का गिरना हमेशा हर हाल में बुरा ही होता है? असल में ऐसा बिल्कुल नहीं है। जब करेंसी कमजोर होती है तो इकोनॉमी में कुछ लोग फायदे में रहते हैं और कुछ नुकसान में। एक तरफ वो लोग हैं जो जीतते हैं, जैसे हमारी आईटी कंपनीज जो विदेशों से डॉलर में कमाती हैं, उन्हें रुपए में बदलने पर बड़ा मुनाफा होता है। हमारे एक्सपोर्टर्स और बाहर रहने वाले इंडियंस भी खुश होते हैं। लेकिन दूसरी तरफ नुकसान उनका होता है जो बाहर से सामान इंपोर्ट करते हैं, जैसे तेल कंपनियां या फिर वो लोग जो बाहर से आने वाले महंगे लैपटॉप्स खरीदना चाहते हैं या विदेश यात्रा पर जाते हैं। उनके लिए सब कुछ बहुत महंगा हो जाता है। तो अगर हम आज के इस पूरे एनालिसिस को समेटें तो बात ये निकल कर आती है कि रुपए की कीमत किन चीज़ों से तय होती है। ये डिपेंड करता है हमारी डॉलर्स की लगातार बढ़ती ज़रूरत पर, देश के अंदर मौजूद महंगाई पर, अमेरिकी करेंसी पर पूरी दुनिया के अटूट भरोसे पर और इंटरनेशनल मार्केट के बदलते हुए ट्रेंड्स पर। यही वो पूरा साइकिल है जो इस एक्सचेंज रेट को ड्राइव करता है। लेकिन इन सब के बीच हमें हर दिन के इस एक्सचेंज रेट की उठापटक से थोड़ा पीछे हटकर बड़ी तस्वीर को देखना चाहिए, क्योंकि अल्टीमेट सच यही है कि एक मजबूत देश आखिरकार अपनी करेंसी को भी मजबूत बना ही देता है। किसी भी करेंसी की असली ताकत सिर्फ मार्केट के नंबर्स में नहीं है, बल्कि इस बात में है कि देश के अंदर क्या बन रहा है, हमारा इनोवेशन कैसा है और लोगों की इनकम कितनी बढ़ रही है। तो आज हम आपको इसी विचारोत्तेजक सवाल के साथ छोड़कर जा रहे हैं। $1 कितने का है, ये पूछने से कहीं ज्यादा जरूरी सवाल आज ये है कि क्या बुनियादी तौर पर हमारी इकोनॉमी स्ट्रांग हो रही है? क्या हम खुद पर ज्यादा निर्भर बन रहे हैं? क्योंकि जिस दिन हम अपनी जरूरत की ज्यादातर चीजें खुद बनाने लगेंगे, करेंसी तो अपने आप मजबूत हो ही जाएगी। इस बारे में आप क्या सोचते हैं? आज के इस एक्सप्लेनर में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। सीखते रहिए और समझते रहिए।